हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, हमने अपने इस प्लेटफॉर्म पर यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग सीसेट के क्वेश्चन का जो सीरीज लेके आए हुए हैं हम पीवाईक्यूज का सीरीज, उसमें आज हम 2022 और 2023 का जो सीसेट का एक पेपर होता है जीएस2, उसमें जो कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये सीसेट का कम्युनिकेशन वाला सेक्शन का आज लास्ट वीडियो भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी अदर टॉपिक में। तो प्लीज़ जब जितने भी अभी तक वीडियो आए हैं कम्युनिकेशन के, आपने उनको देखा होगा, समझा होगा, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मजबूती प्रदान की होगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हम इसमें देखेंगे आज 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग के, तो उसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास आज पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता और स्वीकृत शैली नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो बोलना क्या चाह रहा है कि नॉट, सबसे पहले मार्क कर लेंगे, नॉट ए वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरह का स्टाइल मान्य होगा, दैट मीन्स दृढ़ता। अगर हम कठोरता से बात करते हैं ना, तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो उस तरह से बात जमाता नहीं है, ठीक है। वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्ट स्टाइल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। परसुएशन, एसरेशन एंड मैनिपुलेटिवनेस, ये जितने भी टॉपिक हैं नोट लिखा है तो ध्यान से सुनने का कि संचार स्वीकृत शैली नहीं है, मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है। तो दृढ़ता, हार्डनेस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है कम्युनिकेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है। हाँ, पूछते हैं। आजकल तो साइबर ठगी चल रही है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। क्या सोर्स विषय के बारे में कुछ जानता है, जो भी हमारे पास सोर्स है। अंग्रेजी में अगर बात करें, डज द सोर्स नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और इज द पर्सन गिविंग द मैसेज ट्रूथफुली एंड सिंसियरली। ऐसे में हम बात करते ही हैं ना, तो दोनों ही इसके क्या है, सही स्टेटमेंट है। देखो ए, दोनों 1 और 2 सही। भाई जनरली अगर मैं आपको कॉल करूंगा तो आप पूछेंगे ना कि यार सही बात हो रही है, नहीं हो रही है, ऑथेंटिकली बात हो रही है, क्योंकि आज के समय में हम साइबर ठगी को बहुत देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैसेज इज परसीव्ड नॉन वर्बली। ठीक है, हम कितना प्रतिशत नॉन वर्बली मैसेज को क्या करते हैं, परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 55%। ध्यान रखिएगा, 55% संचार अशाब्दिक होता है, 38% संचार मुखर होता है और 7% संचार शाब्दिक होता है। ठीक, और ये सब कहानी किसने दी है, एल्बर्ट मेहराबियन ने। कल के दिन अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया एल्बर्ट के रिस्पेक्ट में तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट बोला है, मार्क करके चलिएगा, नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। तो कलर कभी भी कम्युनिकेशन में बाधा नहीं होते। नॉइज होता है, लैंग्वेज होता है, हमारा जो कल्चरल होता है, ये भी एक कम्युनिकेशन में बाधा प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में, सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं। दैट मीन्स जो हमारा लिसनिंग प्रोसेस होता है तो उसमें कितने फेजेस होते हैं, तो उसमें 5 फेजेस होते हैं। पहला क्या है, प्राप्त करना, समझना, मूल्यांकन एवोल्यूशन करना, स्मरण करना और फिर अपनी फीडबैक देना। आई होप आप ये सब क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से टैकल कर रहे होंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ सीसेट का, तो वहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियो हैं उनको एक बार अच्छे से देखिएगा। बाद में फिर हमने 2015 से 2023 तक की जो भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको अच्छे से डिक्टेट करते हुए इसी सीरीज़ में वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ उनको जा कर के देखिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन में आगे ध्यान रखें, कौन सा ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है। ड्रेस कोड का मतलब होता है नॉन वर्बल। ठीक है भाई, नॉन वर्बल का मतलब हमारे हाव भाव होते हैं ना, हाव भाव, मुद्रा, आंखों के संपर्क, चेहरे के भाव,
ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? सार्वजनिक होता है ना प्रेस, तो आप विज्ञप्ति डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के संबंध को दर्शाता है? दैट मीन्स सोशल। सेंडर और रिसीवर के बीच का जो भी रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा? सोशल रिलेशन होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। संचार अपरिवर्तनीय है, संचार स्थिर है, दोनों सही है भाई। इरिवर्सिबल थोड़ा ना, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मैं वापस उसको थोड़ा ना रिसीव कर लूंगा। जो बोल दिया तो एक बार निकल गया, और जो कम्युनिकेशन वो कांस्टेंट है, चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और वैकल्पिकता को जाना जाता है। दैट मीन्स वो डिफरेंट, उसकी बात कर रहा है कि कौन डिस्ट्रॉयज, ठीक है, डिस्टर्ब करेगा कम्युनिकेशन में, तो नॉइज ही करते हैं डिस्टर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? हमारी एंकरिंग बाइस। दैट मीन्स एंकरिंग पूर्वाग्रह, ए टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पूर्वाग्रह का अर्थ होता पूर्ण निर्णय। प्लीज यार अच्छे से एनालाइज कीजिएगा ना क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप PYQs को देख रहे हैं तो वही रिपीटेशन में पूछ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। स्किल्स नहीं पूछ रहा, तो दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, शिष्टाचार भी स्किल्स में आएगा, एम्पैथी और पॉजिटिव थिंकिंग भी आपके इसमें आते हैं, एक पॉजिटिव स्किल्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संचार में एक भावनात्मक, दैट मीन्स इमोशनल अपील है? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन। निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? ठीक है, तो नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। प्रस्ताव की पहचान करना। अब जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन होता है प्रतिबंध, तैयारी, सत्यापन और उद्भवन। ये अंग्रेजी वर्णन इधर में लिखा हुआ। प्रतिबंध का मतलब होता है इल्यूमिनेशन, तैयारी प्रिपरेशन, सत्यापन वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहा डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक ये याद रखिएगा, इसमें केवल और केवल रिटर्न कम्युनिकेशन पर बात होती है। तो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है? 2-4 आदमी ऐसे बैठ जाएंगे और उनको बीच में कंट्रोल कर रहा है, तो अपना लिखित में जवाब देते हैं, रिटर्न जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण होगा। ठीक है भाई, हम रैशनल डिसीजन ले रहे हैं मेकिंग मॉडल पर, तो लास्ट स्टेप क्या हो सकता है? तो लास्ट स्टेप होता है हमारे पास विकल्प का चयन करना। भाई सबसे देखो, अगर हम किसी भी क्वेश्चन पर या किसी भी प्रॉब्लम पर डिसीजन लेते हैं तो कौन कौन से फेजेस होते हैं? तो फेजेस रहते हैं, पहले तो हम परिभाषित करेंगे समस्या है क्या, फिर उसके मानदंड की पहचान करेंगे, प्राथमिकता की क्यों होता है, ठीक है, उसके विकल्प खोजेंगे, फिर विकल्प का मूल्यांकन करेंगे और फिर उनका जो भी सर्वोत्तम बेस्ट टू बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके आधार पर कार्य करेंगे। ठीक है, देखिए आप एक पुलिस अधिकारी है, क्वेश्चन देखिएगा कैसे स्टडी के फॉर्म में है। आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं। आप निम्नलिखित में से पहले किस परिस्थिति को संभालेंगे? ठीक है, आप पुलिस ऑफिसर है, दैट मीन्स UP-PCS से आपने DSP की पोस्ट हासिल की है, तो अब क्वेश्चन को फिल करिएगा। चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे जब ऊपर हवा के मध्य था टूट गया। अच्छा, क्या हम उनको बचाएंगे पहले? दूसरा ऑप्शन आपके पास, मुख्य तंबू पवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लग जाती है। अच्छा ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास, 2 निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है, उसको तितर बितर करेंगे। नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा था। तो भाई सीधी बात है, अगर आप पुलिस अधिकारी तो भाई जो कचरे के उसमें डब्बे में आग लगी ना उसको ना बुझाएंगे आग को, क्योंकि उस कचरे से पूरे मेले में भी आग फैल सकती है, और पूरे मेले में आग फैलने का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल का हार्म हो जाना। अब अगर वो झूले की बात करें तो झूले में तो हो सकता है आदमी न भी हो सकता है एक भी हो। ठीक है, तो इस तरह से भी ध्यान देना है।
निम्नलिखित में कौन सी समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? नोट पूछ रहा है। जब हम समस्या को हल कर रहे हैं तो जो भी सोल्यूशन होगा तो समाधान की जटिलता, ये तो कोई हल ही नहीं होता ना, कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ भी इशू नहीं होता ना भाई, कैसे आप कॉम्प्लेक्स बेस पे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषता से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं बार बार नोट नोट नोट, तो प्लीज़ माइंड इस तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन दे रहा है उसको उल्टा सोचो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, जैसे कि एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषता संबंधित नहीं है। अब हमको क्या देखना है कि जो भी समाधान का समस्या समाधान कर रहा है उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो जो विशेषता होंगी उसको रखो और जो नहीं है वो निकाल दो, ठीक है भाई। सेट वेरिएबल भी हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर भी आ सकता है, मोटिवेशनल के आधार पर भी आ सकता है, और जनरली हम जब सॉल्यूशन स्टेप दें, जनरली का मतलब होता है अपने पूर्वाग्रह के आधार पर, तो पूर्वाग्रह नहीं चलता कभी भी डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आश्वस्त होना कहलाता है। दैट मीन्स द टेंडेंसी टू हैव द मोर कॉन्फिडेंस इन जजमेंट एंड डिसीजन दैट वी शुड इट कॉल्ड, दैट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस। ये तो अंडरस्टूड है। निर्णय लेने के लिए किस उपागम में पारस्परिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल किया गया था? दैट मीन्स रूटीन अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल मीन्स की बात कर रहा है, ट्रेडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है? दैट मीन्स परसेप्शन से। जब हम निर्णय ले तो परसेप्शन लगा देते हैं ना कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना था, तो परसेप्शन डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नोट आ रहा है, नॉट ए फीचर ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ देखो, जब आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से उसके करैक्टरिस्टिक्स निकल के आ सकते हैं, ठीक है। तो भाई ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ग्रुप, है ना भाई, ग्रुप डिसीजन में सबकी जिम्मेदारी है। फिर दूसरी बात, जितने भी मेंबर हैं उनकी भी बात को रिस्पॉन्स दिया जाएगा। एक्टिव इंटरेक्शन होगा मेंबर के बीच में, वन हेड इज बेटर देन अदर टू, ये तो गलत हो जाएगा ना। जब वो ग्रुप डिसीजन की बात कर रहा है तो एक ही आदमी सर्वोपरि कैसे हो जाएगा, सबके डिसीजन आएंगे ना, सबका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोचना है। नोट में तो बहुत ही सिंपल हो गया, अब जब भी कभी नोट दे दे तो उसका उल्टा सोच लो, क्या नहीं है, ठीक है, और क्या है, तो इससे आपका अप्रोच बढ़िया हो जाएगा। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में कहलाता है। देखो, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है, डिसीजन मेकिंग अकर्स एज ए रिक्रिएशन टू, दैट मीन्स समस्या का, भाई समस्या का है तो ले रहे हैं ना। तो अभी हमने ये पूरा पेपर देखा है 2022 का, अब हम चलते हैं 2023 के क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। अंतर्व्यक्तित्व आकर्षण सामाजिक अंतःक्रिया का एक भाग है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यस, हमने देखा भी था उधर में कि जब दो रिसीवर और आपका सेंडर के बीच का जो संबंध होता है वो तो सोशल इंटरेक्शन ही तो होता है ना, आया ना स्टेटमेंट में। इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, नेसेसरी पूछ रहा है तो ये एकदम से हार्ड एक्सट्रीम सब्जेक्ट बोल दिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। देखो, जरूरी थोड़ा है ना कि अगर सामाजिक कम्युनिकेशन होगा तो ही आदमी सर्वाइव करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? दैट मीन्स सिंगल चेन, इस तरह से, ठीक है, सिंगल चेन। ओरल कम्युनिकेशन इज यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, क्योंकि दैट मीन्स बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्रूफ व्हाट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। ऐसा थोड़ा ना होता है ओरल में, ठीक है, दोनों सही है ना। कम्युनिकेशन में जब हम ओरली बात करें तो रिटर्न प्रूफ थोड़ा ना, कोई प्रूफ थोड़ा ना कि हमने बोला ही है। देखो बी है बट व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, आंतरिक तनाव, इंटरनल जो भी कन्फ्लिक्ट होगा जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे क्या कहते हैं हम? कॉग्निटिव। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। जो भी आपकी वैल्यू सिस्टम है और वो वैल्यू सिस्टम आपके अंदर में ध्वंद पैदा कर रही है कि भाई जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं वो गलत है, जो भी हम बात कर रहे हैं वो गलत है, तो उस तरह का जो भी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम उसको कॉग्निटिव बोलते हैं। दैट मीन्स संज्ञानात्मक, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको।
फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, दैट इज सर्कुलर। ठीक है, इनफॉर्मल पूछ रहा है वो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क में आपका प्रोबेबिलिटी भी होगा, क्लस्टर भी होगा, गॉसिप भी होगा, बट सर्कुलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग जरूरी है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट, बिकॉज एडुकेसी एंड टाइमिंग इज नॉट इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। एडुकेसी और टाइमिंग की बात कर रहा है तो दोनों सही है, आर गलत है। ठीक है, टाइमिंग से हमें मतलब नहीं होता ना, एक्टिव लिसनिंग मस्ट है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका न हो। न पूछ रहा, न हो तो इज समुदाय के नेताओं से तथ्य छुपाना। नेक्स्ट पॉइंट, सव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विस्थापित किया? तो एरिक बर्न ने। ठीक है, ट्रांजिशनल एनालिसिस ये याद रखिएगा, एरिक बर्न। अगर कल के दिन ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो अब ये आप गड़बड़ नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? दैट इज बॉडी एक्सप्रेशन मैसेज। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल बैरियर पूछ रहा है ये। संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनकोडिंग। विचार को हम संदेश में डाल रहे हैं तो उसको एनकोडिंग किया जाता है। ये है, इसको ऑर्डर में लगाइएगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और इसमें पूछा भी है, तो ऑर्डर यही है आपके सामने। देखो यहाँ पर पहले हम सोर्स देखेंगे, फिर मैसेज, फिर एनकोडिंग, रिसीवर, नॉइज एंड फीडबैक। आपको पता है कि टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 6 होते हैं कम्युनिकेशन में। निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है? नॉट द कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, दैट मीन्स अनुनय, परसुएशन। तो तत्व कौन कौन से होते हैं? ये 2022 में भी हमने देखा था, संदेश, ध्यान, संवेदन, मूल्यांकन, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, प्रतिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है? दैट इज नॉन वर्बल। रिपीट है, एलोगरिथम इज ए टाइप ऑफ, दैट इज मैकेनिकल सॉल्यूशन, यांत्रिक समाधान का। एलोगरिथम एक प्रकार है यांत्रिक समाधान का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप 2015 से 23 तक के कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको वेरिएशन दिख रहा होगा PYQs का, कि उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए PYQs का रिपीटेशन आपको दिख रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि PYQs को ही करके जाना कम्युनिकेशन में, और जो 2 वीडियो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताई हैं उनको करके जाना। आपके कम्युनिकेशन के अगर 24 क्वेश्चन आते हैं तो भी पेशेंटली आप वहाँ से 18 के आसपास क्वेश्चन को सही करके आएंगे। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी आ जाएगी, क्योंकि आपको करने तो 33 ही है ना, तो बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रकार्यात्मक, दैट मीन्स फंक्शनल फिक्सनेस, स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में क्या उत्पन्न करती है? ठीक है, ब्लॉकिंग तो करते हैं ना। फंक्शनल फिक्सनेस, फिक्स, हम तो फिक्स हो गए ना एक चीज़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई प्रायोजक किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेंटल सेट। देखो, प्रेजुडाइज बोलते हैं ना, रिपीटेड है, लास्ट कई बार देख लिया हमने। एक संभव समस्या के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना, दैट मीन्स ट्रायल एंड एरर। बोलते हैं ना, ट्राई अगेन, रीस्टार्ट, तो ट्राई एंड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता? समस्या समाधान में फंक्शनल फिक्सनेस। यहाँ देखिए यार, रिपीट हो रहा है। फंक्शनल फिक्सनेस पे इधर में क्वेश्चन पूछ लिया और इधर में उसका क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया। जादू है ये। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ प्रॉब्लम टू गारंटी ऑफ सक्सेस? एलोगरिथम मेथड। ठीक है, अब एलोगरिथम मेथड पे क्वेश्चन आया था ना, ये देखिए, ये रहा, एलोगरिथम इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल सॉल्यूशन। कुछ दिख रहा आपको? प्लीज़ PYQs कर लो यार अच्छे से। समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया? दैट मीन्स डिटोरल प्रॉब्लम, अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं। तो ये कोहलर के द्वारा बताया गया है। ठीक है,
तो अभी हमने 2023 का और 2022 का जो भी PYQs कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग का है उसमें देखा है कि लगातार इन 2 सालों से भी अगर आप देख रहे हैं तो कम से कम 4 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, एक दूसरे के संपर्क में क्वेश्चन पूछने की बात की है 2023 में। तो 2022 के पेपर से ही अगर आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड ना यार, करो फिर आप 9-10 सालों के PYQs कर लो। अगर हर एक पेपर से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी फंस गए तो आपका काम हो गया ना। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल गए 10 साल में तो 20 क्वेश्चन मिल गए ना, और 20 ही आपको करने भी हैं टोटल लगभग। तो प्लीज़ अच्छे से 2015 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चन को 1 to 1 विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिएगा। जो हमने वीडियो के माध्यम में आपको क्वेश्चन सोल्व करा के दिए हैं उनको वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो हमारे साइड से जो कम्युनिकेशन का सेक्शन है ये कम्प्लीटली पूरा हो गया है, तो इसमें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो प्लीज़ अच्छे से पेपर को टैकल कीजिएगा। अब मुश्किल से 15 दिन ही आपके सामने जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ आपने अगर हमारे चैनल को फॉलो किया है तो हमने अपने चैनल पर करंट अफेयर, पॉलिटी पूरी सीरीज दे दी है टू द पॉइंट पीसीएस के रिगार्डिंग। जब आप PYQs देख रहे होंगे तो आपको पूरा हिंट मिल रहा होगा कि 80% क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी पूरा हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग पूरा हो गया है, आपका मिसलेनियस सीरीज़ पूरी हो गई है, और CSAT का जो सीरीज है ये इसमें हमने कम्युनिकेशन कर लिया है आज। तो भाई यहाँ पे देखो करंट के 30 क्वेश्चन, पॉलिटी के 20 लगभग, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 25 और मिसलेनियस से भी 10 क्वेश्चन। तो 20, 50, 60, 85 क्वेश्चन में से अगर आप अच्छे से तैयार कर लें पूरी प्लेलिस्ट को भी तो कहीं भी 70 नंबर आपके कहीं भी भागने वाले नहीं है। 70 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार। ठीक है, प्लीज़ अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। देखो हमने इतने कम समय में भी आपको इतना कराने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से वीडियो को एनालाइज किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगेन धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।